नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। हमने कुल मिलाकर 90 प्रश्नों का चुनाव किया है, जो इस लेसन के बहुत गहराई से पॉइंट्स पढ़ पढ़ के हमने इनको तैयार किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का हर डैश व्यक्ति निर्धन है? पांचवा, क्योंकि अब हमारे जो देश की निर्धनता है उसका प्रतिशत जो है लगभग 22%, 21.9%, इसलिए यहाँ पर पांचवा व्यक्ति आएगा जो निर्धन है, पहले चौथा था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 2011-12 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत लोग जो है निर्धनता में जीते हैं? यहाँ पर आंसर 27 करोड़, या फिर अगर मिलियन में बात करें तो हम कहेंगे 270 मिलियन लोग जो हैं निर्धनता में जीते हैं। ये 2011-12 के आंकड़े हैं। रामसरन, क्योंकि हम इस लेसन के अंदर आपको पहले भी 3 स्टोरीज पढ़ा चुके हैं, हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है और उसमें हमने आसान लैंग्वेज में उनको मेंशन किया है, साथ में डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, पूरे लेसन को कवर कर दिया है, अभ्यास के प्रश्न और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर रामसरन जो है पहले उदाहरण के अनुसार क्या काम करता है, वो झारखंड में रांची के निकट एक गेहूं के आटे की मिल है, वहाँ पर दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है और उसे वहाँ पर लगभग 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मजदूरी मिल जाती है, लेकिन ये सारा साल नहीं मिलती, कुछ महीने से फ्री भी रहना पड़ता है। हमारा चौथा क्वेश्चन था कि रामसरन की आयु कितनी है? 33 वर्ष। वो कितने कमा लेता है? 1500 रुपये प्रति माह। उसके बाद है जो रामसरन की कहानी है ये किस चीज की उदाहरण को प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शहरी निर्धनता, कि शहरों में जो गरीब लोग रह रहे हैं या अनियमित मजदूर हैं उनकी जीवन शैली कैसी है और उन्हें किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी वस्तुओं की कमी से उन्हें जूझना पड़ता है। दूसरी स्टोरी थी लखा सिंह की, जो एक किस प्रकार की निर्धनता को प्रस्तुत करती है, ग्रामीण, क्योंकि यहाँ पर वो लखा सिंह जो है एक भूमिहीन श्रमिक है जिसे मात्र 50 रुपये एक दिन की मजदूरी मिलती है या फिर केवल अनाज। लखा सिंह कहाँ का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव है, वहां पर रहता है। लखा के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तपेदिक। और अब उसकी माँ को भी सेम बीमारी है और जो कि अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही है, क्योंकि लखा सिंह के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उनका प्रॉपरली इलाज करवा सके। उसके बाद है लखा सिंह के लिए साबुन तेल किस प्रकार की वस्तुएं हैं? विलासिता की। यहाँ पर विलासिता का अर्थ है कि उसे ऐसा लगता है कि उन्हें 2 टाइम की खाना ही बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। साबुन तेल जैसी वस्तुएं तो केवल अमीरों के ऐशो आराम के लिए होती हैं, तो इसीलिए विलासिता की लगती हैं और वो इनका प्रयोग नहीं कर पाते, इन्हें खरीद नहीं पाते। जैसे कि रामसरन को ऐसा लगता था कि जूते जो हैं वो विलासिता की वस्तु हैं, इसीलिए वो और उसका परिवार जो था बिना जूतों के रहने के लिए मजबूर था। तीसरी स्टोरी जो थी वो शिवरमन की थी और शिवरमन कहाँ पर रहता है? तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु का करूर कस्बा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा और बिजली करघा से बने कपड़ों के लिए, मतलब कपड़े जो मशीनों में नहीं बल्कि हथकरघा या बिजली से चलने वाले करघा में बनाए जाते हैं। उसके बाद है भूमिहीनता का क्या अर्थ है? जब किसी परिवार के पास भूमि नहीं होती तो उसे भूमिहीनता ही कहेंगे, कि जब किसी परिवार के सदस्य के पास क्या है? भूमि नहीं है। उसके बाद है अमेरिका में किस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? जिसके पास कार नहीं है वो निर्धन, जबकि हमारे देश में कार होना विलासिता की वस्तु माना जाता है। विलासिता मतलब जो अमीरों के ऐशो आराम के लिए है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है सामाजिक अपवर्जन। निर्धनता का एक कारण भी और परिणाम दोनों हो सकता है, सही या गलत। तो इसका सही आंसर जो है वो है सही, कि हाँ
सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी हो सकता है और परिणाम भी। हम आपको पहले 2 वीडियोस में भी समझा चुके हैं और अब भी समझाएंगे कि सामाजिक अपवर्जन है क्या। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं, लाभ, अवसर नहीं हैं, उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। यही है, यानी कि वंचित। अपवर्जन का अर्थ होता है वंचित रखा जाता है बहुत सारी सुविधाओं से, और वे अलग रहने के लिए, दूर रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन कारण भी हो सकता है और परिणाम भी। कैसे? देखिए, कारण कैसे? जब एक व्यक्ति को सुविधाएं, लाभ और अवसर नहीं मिलेंगे तो नेचुरली वो क्या होगा? निर्धन हो जाएगा। और परिणाम कैसे हो सकता है? परिणाम कैसे हो सकता है कि जब एक व्यक्ति से सारी वस्तुएं छीन ली जाती हैं, सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं, तो वो मजबूर है निर्धनता में रहने के लिए। इसीलिए ये कारण भी हो सकता है और परिणाम भी, और इसका आंसर भी आएगा सही। उसके बाद है निर्धनता क्या है? जब व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो। मूलभूत आवश्यकताओं में पहले 3 होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, परंतु अब 5 हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। जिसको ये भी ना मिले, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये भी इजीली अवेलेबल नहीं हो रही, इसका मतलब कि पॉवर्टी है, निर्धनता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत सहित दुनिया भर में निर्धनता प्रवृत्ति की अवधारणा को किस के माध्यम से समझा जाता है या समझाया जाता है? तो इसका सही आंसर है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा के जरिए समझाने का प्रयास किया जाता है कि असल में कितने लोग किसी देश के अंदर गरीब या कितने गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो ये सब चीज़ें के लिए काल्पनिक रेखा बनाई जाती है जिसे कहा जाता है निर्धनता रेखा। उसके बाद है निर्धनता रेखा का मापन। निर्धनता रेखा को कैसे मापा जाता है? तो इसका है आय स्तर और उपभोग स्तर से। आय तो आप समझ सकते हैं कि आमदनी के स्तर से। जिसकी आमदनी अच्छी है, ठीक है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि वो मध्यम वर्ग में है या अमीर में है। परंतु जिसकी आमदनी निर्धनता रेखा से नीचे आ जाती है वो गरीब है। दूसरा है उपभोग स्तर। उपभोग का अर्थ है कि हम कितना चीज को प्रयोग कर पा रहे हैं, उसमें हम पौष्टिक भोजन को भी शामिल करेंगे। व्यय कह सकते हैं, उपभोग स्तर कह सकते हैं, कैलोरी सिस्टम कह सकते हैं। इन 2 चीजों के जरिए, आय स्तर और कैलोरी स्तर, कैलोरी को हम उपभोग भी कह सकते हैं, व्यय भी कह सकते हैं, इनके स्तर से निर्धनता रेखा को मापा जाता है। उसके बाद है भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? 2400 कैलोरी। एक दिन में एक व्यक्ति यदि 2400 कैलोरी से कम कैलोरी प्रयोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो गरीब है, निर्धन है। भारत में नगरीय क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2100 कैलोरी की। अर्थात यदि उसे 2100 का ना मिलकर 2000 या 1900 मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन है। ऐसा क्यों? डिफरेंट क्यों? गांव में बहुत सारा श्रम करना पड़ता है, शारीरिक श्रम, प्रत्येक व्यक्ति को, लगभग प्रत्येक व्यक्ति को। इसीलिए उस काम को करने के लिए उसे अधिक एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उसे भोजन से मिलती है, कैलोरी से मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। वर्ष 2011-12 के अनुसार व्यक्ति निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए प्रति माह है? यदि कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह से कम कमाता है तो इसका मतलब वो निर्धन है या निर्धन रेखा से नीचे है। और शहरी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह से कम कमाता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन है, क्योंकि शहरों में खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है निर्धनता रेखा का सर्वेक्षण कब करवाया जाता है? सामान्यतः हर 5 वर्ष बाद। और इसके निर्धनता रेखा का आंकलन का सर्वेक्षण किस संस्था के द्वारा करवाया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बोलेंगे NSSO।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? ये निर्धनता रेखा का आंकलन करके हमें बताता है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, निर्धनता रेखा से नीचे हैं अर्थात निर्धन है, और कितने उससे ऊपर हैं। उसके बाद है निर्धनता का सूचक, यानी कि हम निर्धनता को किन चीज़ों से मापते हैं? आय का स्तर, उपभोग का स्तर, कुपोषण का स्तर। उसके बाद है निर्धनता रेखा बेरोजगारी के स्तर को दर्शाती है, सही या गलत? तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि निर्धनता रेखा निर्धनता को दिखाती है, ना कि बेरोजगारी के स्तर को। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 1973 में कितने प्रतिशत लोग निर्धन थे? तो इसका सही आंसर है 54.9। 1993-94 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग निर्धन थे? 45, यानी कि कम हुई है निर्धनता। उसके बाद है 1993-94 के अनुसार निर्धनों की संख्या कितने करोड़ थी? देखिए आज अब जब हम देखते हैं 2011-12 के अनुसार तो 27 करोड़ लोग जो हैं निर्धन हैं, परंतु 1993-94 जब प्रतिशत में आंकड़ा 45 था तो लोग कितने निर्धन थे? 40.4 करोड़ लोग जो थे निर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004-05 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? 37.2। और 2011-12 में भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? 22%। 2011-12 का आंकड़ा कहता है कि 22%, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21.9 प्रतिशत लोग जो हैं निर्धन हैं या निर्धनता रेखा से नीचे हैं। उसके बाद है कौन से सामाजिक समूह के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन से सामाजिक समूह, यहाँ पर हम सामाजिक समूहों की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक असुरक्षित है, मतलब जिन्हें निर्धनता सबसे अधिक सताती है वे हैं सबसे ऊपर नंबर 1 पे अनुसूचित जनजाति, फिर नंबर 2 पे आ जाएंगे अनुसूचित जाति। हम सामाजिक समूह की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में भी सबसे अधिक असुरक्षित कौन है? अनुसूचित जनजाति, यानी कि ST। फिर हम बात कर रहे हैं कौन से आर्थिक समूह, पहले हमने बात की थी सामाजिक समूह की, अब हम कर रहे हैं बात आर्थिक समूह की। कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? ग्रामीण की बात करें, गांव की बात करें तो कृषि श्रमिक परिवार, यानी कि ऐसे परिवार जो श्रम के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि का कार्य मौसमी होता है, इसलिए बहुत कम कार्य मिलता है बहुत कम समय के लिए। और नगरों में अनियमित मजदूर परिवार, मतलब जो मजदूरी करते हैं लेकिन उनका रोजगार रेगुलर नहीं है, कभी उनको मजदूरी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति में कितने प्रतिशत लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं? तो इसका सही आंसर है 43। और अनुसूचित जाति में कितने प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं? 29। नगरीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे जीने को मजबूर हैं? 34। ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कौन से वाले लोग जो अनियमित मजदूर या खेतीहर कृषक हैं वे लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं? 34, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ पर आंकड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, कैसे कि बिहार और उड़ीसा आगे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो गरीबी वाला राज्य है वो बिहार है। कितने प्रतिशत? 33.7% लोग जो हैं वो निर्धन हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धनता का अनुपात है वो 22% है। उसके बाद है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उड़ीसा राज्य में निर्धनता का अनुपात कितना है? 32.6, जो कि निर्धनता में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। उसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निर्धनता अनुपात कितना है? 21.9, लगभग 22%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में निर्धनता सबसे कम है? केरल। यहाँ पर भी केरल और पंजाब में आगे पीछे का आंकड़ा बना रहता है, लेकिन 2011 के लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो केरल राज्य है उसकी निर्धनता सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मानव संसाधन का विकास
कर लिया है। जापान भी इसीलिए आगे है क्योंकि उसने भी अपने मानव संसाधन विकास को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। 46वां क्वेश्चन है, किन दो राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम हुई है? मतलब अपनी कृषि का विकास करके किन दो राज्यों ने अपनी निर्धनता को कम किया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद है, केरल ने निर्धनता को कम करने के लिए किस पर अधिक निवेश किया है? तो इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास पर। यानी कि इन्होंने अपने मानव को, सिंपल जनसंख्या को मानव संसाधन में बदल लिया। और ये कैसे बनता है? ये हम पिछले लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करके। पश्चिम बंगाल के किन उपायों को अपनाकर अपनी निर्धनता को कम किया है? भूमि सुधार उपायों को। मतलब इन्होंने भूमि सुधार के लिए ऐसे उपाय अपनाए जिससे निर्धनता काफ़ी कम हो पाई। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि किन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात डिपो के जरिए लोगों के घरों तक जितने अनाज की आवश्यकता थी, जितनी और वस्तुओं की आवश्यकता थी, जरूरी वस्तुओं की, घरों तक पहुंचा दिया। ऐसे कौन से दो राज्य हैं? और निर्धनता को कम कर लिया, काबू पा लिया। और ये है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। विभिन्न देशों के मध्य निर्धनता का तुलनात्मक आंकलन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब हम पूरे विश्व की निर्धनता का आंकलन करते हैं तो हम निर्धनता रेखा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का आंकलन करते हैं। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का प्रयोग कौन करता है? आमतौर पर विश्व बैंक। विश्व बैंक के अनुसार 2011 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा कितनी है? $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यदि कोई एक व्यक्ति एक दिन में $1.9 से कम कमाता है तो वो निर्धन है, जो कि दूसरे देशों से अलग भी हो सकता है। उसके बाद है वर्ष 2019 में चीन में निर्धनता प्रतिशत कितनी रह गई? 0.6। ये किसी टाइम में 88% थी और चीन ने अपनी निर्धनता पर ऐसे काबू पाया कि अब ये मात्र 0.6% रह गई है। उसके बाद है वर्ष 2014 में दक्षिण एशिया में निर्धनता प्रतिशत कितनी है? 15.2%। और दक्षिण एशिया में भारत भी, पाकिस्तान भी, नेपाल भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी ऐसे देश आते हैं। उसके बाद है सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता 2005 में जो 51% थी वो घटकर 2018 में 40.2% रह गई। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो इसका सही आंसर है सत्य है, बिल्कुल सही। पेपर में क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है कि 2018 में सब सहारा में कितनी प्रतिशत निर्धनता थी। उसके बाद है लैटिन अमेरिका में निर्धनता रेखा 2005 में 10% से घटकर 4% पर रह गई। तो क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये भी सत्य है। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किस वर्ष तक गरीबी, सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है? 2030 तक। मतलब उस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे कि पूरे विश्व से ही जो किसी भी प्रकार की गरीबी या निर्धनता है वो खत्म हो सके। किस समाजवादी देश में पुनः निर्धनता व्याप्त हुई है? रूस में। रूस में जहाँ पहले बिल्कुल भी गरीबी या निर्धनता नहीं थी, अब वहाँ पर कुछ लेवल तक की गरीबी जो है दोबारा पसारा पा रही है। उसके बाद है निर्धनता व्यक्ति गणना अनुपात का सूत्र क्या है? निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति की संख्या बटा कुल जनसंख्या गुणा में 100, तब हम प्रतिशत से निकालते हैं कितने प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे हैं। उसके बाद है विश्व बैंक के अनुसार 2011 में हेडकाउंट अनुपात, भारत का हेडकाउंट अनुपात कितना था? 22.5। भारत में निर्धनता के कारण क्या हैं? भूमिहीनता, बेरोजगारी, निरक्षरता। बाल श्रम लिख सकते हैं आप। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिन्हें हम लिख सकते हैं कि निर्धनता के कारण हैं, लेकिन ये भी मेजर कारक हैं। उसके बाद है भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता उन्मूलन रणनीति
किन दो कारकों पर निर्भर करती है? एक तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। दोनों क्या है? आर्थिक समृद्धि में ऐसे अवसर सृजित करना है जो निर्धनता को खत्म कर सकें। तभी हमारा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच कैसा संबंध है? घनिष्ठ। यानी कि हम ऐसे अवसर लोगों को प्रदान करें कि वे ऊपर उठ सकें, आर्थिक विकास कर सकें। अगर उनका आर्थिक विकास होगा, वे अवसरों का लाभ उठाएंगे, तो नेचुरली कि जो निर्धनता है वो अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। उसके बाद है काम का अधिकार देने वाले कार्यक्रम का नाम। जो काम का अधिकार की गारंटी भी देता है, बल्कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले इसे महात्मा गांधी नहीं, केवल नरेगा के नाम से जाना जाता था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा योजना अधिनियम का वर्ष कौन सा? 2005। मतलब पारित कब हुआ? 2005 में। नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया? 2009 में। उसके बाद है मनरेगा योजना में एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? 100 दिन की। मतलब एक परिवार में एक व्यक्ति को एक वर्ष के अंदर कम से कम 100 दिन का कार्य सरकार देगी। यदि सरकार रोजगार नहीं दे पाती तो पंजीकृत लोगों को क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं दे पाई और जो काम देना था वो गारंटी के तहत देना था। मनरेगा योजना के अंतर्गत 1/3 रोजगार किनके लिए सुरक्षित किया गया? महिलाओं के लिए। इस मनरेगा योजना को कब लागू किया गया? 2006 में। देखिए, आपको याद करना है, पारित हुआ 2005 में, लागू हुआ 2006 में, और नरेगा योजना से मनरेगा बनाया गया 2009 में। मनरेगा योजना प्रारंभ में कितने जिलों में लागू की गई? 200 जिलों में। मनरेगा योजना में कितने दिनों तक काम न मिलने पर व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाता है? 15 दिन के अंदर, यदि उसने अपना नाम रजिस्टर करवाया हुआ है तो। वर्ष 2018 में हरियाणा में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर सीमा कितनी थी? 281 रुपये दैनिक तय की गई थी। उसके बाद है वर्ष 2018 में बिहार और झारखंड में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 168। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2004 में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का कार्यक्रम कितने जिलों में सबसे अधिक पिछड़े हुए? 150 जिलों में। ये चीज़ें ना हमने जितने भी स्कीम सरकार ने चलाई हैं निर्धनता उन्मूलन के लिए, इनको एक टेबल में बनाकर हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको प्रिपेयर किया है। आप वहाँ पर जाकर भी इस क्वेश्चन के जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ एक टेबल में ही से ही याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 का समस्त खर्चा कौन उठाता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही अनाज प्रोवाइड करवाती है राज्य सरकारों को, जो आगे फिर इस स्कीम के तहत काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुई? 1993 में। नेक्स्ट है, अच्छा इस योजना के तहत होता क्या है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे कस्बों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं उनमें स्वरोजगार प्रदान करना उनको। उसके बाद है ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम। अब इसमें पढ़े लिखे का बात नहीं है, ग्रामीण और छोटे शहर के किसी भी व्यक्ति के लिए स्वरोजगार अवसर सृजन करना, और ये जो है 1995 में शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। किस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और विद्युतकरण, यहाँ पर आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं, विद्युतकरण 5 पॉइंट है इसके अंदर, जैसी मूलभूत सुविधाएं राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। मतलब ये चीज़ें जो हैं लोगों को बहुत कम कीमत पर या फिर बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएंगी
ताकि निर्धनता उन्मूलन में थोड़ा आगे बढ़ा जा सके। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कितने नए रोजगारों के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया? 25 लाख। उसके बाद है, किसने कहा कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा? ये शब्द जो हैं महात्मा गांधी जी के हैं। उसके बाद है, भारत में निर्धनों की संख्या किसी भी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। यह कथन सही है या असत्य है? तो इसका आंसर है सत्य है, सही है। बाल श्रम का अर्थ क्या है? बाल श्रम का अर्थ है कम अल्प आयु, मतलब कम आयु में बच्चों का काम करने लग जाना, जैसे कि ढाबे वगैरह पे काम करना, तो जिसकी वजह से उन बच्चों का भविष्य सदा के लिए खराब हो जाता है, क्योंकि वे ना तो उचित शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, ना ही अच्छा स्वास्थ्य। कौन पढ़ लिख नहीं सकता? निरक्षर, क्योंकि निरक्षरता का अर्थ ही यही है जो व्यक्ति कम से कम एक भाषा को पढ़ या लिख ना सके। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। 3 राज्य जहां सबसे अधिक निर्धनता है, बिहार, उड़ीसा, असम। यहाँ पर आप नेक्स्ट नाम लिखना चाहो तो आप मध्य प्रदेश का भी नाम लिख सकते हो, मतलब वो चौथे नंबर पर जो है सबसे निर्धन राज्य है। आई होप कि आज वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगी और आप इससे पढ़कर अपने सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे टेबल्स चाहिए, डायग्राम चाहिए, तो पिछली वीडियो अवश्य देखें, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने लेसन को पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।